इंडिया और जापान के रिलेशन, देखो इसको हम वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन, बायलेटरल रिलेशन के ही अंडर इंक्लूड करेंगे, यानी कि आपका जीएस पेपर 2। पर अब जो हमारे रिलेशन है वो इवॉल्व हो गए हैं। पहले हमारी इंडिया और जापान के साथ कभी भी मीट होती थी तो मेन फोकस किया जाता था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर। अब जो रिलेशन है वो जियो पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है। जियो पॉलिटिकल कैसे, तो अगर मैप पे आप जापान को देखोगे, यहाँ पे आपको चाइना वाला पार्ट दिखेगा, ये साउथ चाइना सी का ही ऊपर में ईस्ट चाइना सी वाला पार्ट है, फिलीपीन सी यहाँ पे, देन सी ऑफ जापान, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये होकाइडो, हॉन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 पार्ट्स आपको मेनली दिखते हैं जापान के मेनलैंड के। अब जब इसको मैप पे देखते हो ना, तो यहाँ पे एक ग्रुप था क्वाड, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, इसमें 4 कंट्रीज थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया थी नहीं, मतलब है थी इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसकी अब वो आत्मा नहीं बची हुई है। अमेरिका ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड ग्रुप को फर्दर आगे लेके जाने में। अब क्वाड ग्रुप जो है कहीं ना कहीं धीमा पड़ता जा रहा है, अमेरिका ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ले नहीं रहा। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके मेंबर थे, और ऊपर से चाइना। एक ग्रुप आपने पढ़ा दैट इज G2, G2 में यहाँ पे यूएस दिखेगा आपको और चाइना दिखेगा। और उससे पहले एक पॉलिसी जो सारी कंट्रीज ने चला रखी थी वो थी चाइना प्लस। चाइना प्लस का मतलब है कि सारी कंट्रीज की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर पड़े जा रही है। तो हमको क्या करना है, चाइना की जगह पे एक और ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए होगा, मतलब कोई और कंट्री जिसके ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी शो कर सके। ये 3 डायनेमिक्स हैं जो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकली अभी रिवॉल्व कर रहे थे। अब क्वाड तो धीमा पड़ गया, मतलब इसके ऊपर ज्यादा फोकस है नहीं आज के टाइम पे। G2 यूएस का रुझाव अब चाइना की तरफ ज्यादा जा रहा है, बार बार मीटिंग्स हुई, इनकी मीटिंग्स हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दोनों ही चाहते हैं। एंड ऊपर आते हैं चाइना प्लस। अभी यहाँ पे बोला तो है कि चाइना प्लस, कि चाइना की जगह पे एक और ऑल्टरनेटिव कंट्री हमारे पास होनी चाहिए। पर अभी आप सुनेंगे कि इंडिया ने क्या किया, 4 पावर सेक्टर की कंपनीज हैं चाइना वाली, उनको बिड के लिए लॉ कर दिया इंडिया में। अब वो वाला आर्टिकल अगला है। वैसे हम बार बार बात करते हैं ना आत्मनिर्भरता की, तो अगर कभी ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाए कि कुछ फैक्टर ऐसे दिखाई देते हैं हमें जहां पे हम सेल्फ रिलायंस से पीछे हट जाते हैं, वहां पे वो एग्जाम्पल की फॉर्म में आप ऐड करोगे, वो वाला सेगमेंट मैं अलग से ही डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्योंकि वो अपने में ही एक अलग से आर्टिकल है। तो पहले तो इंडिया और जापान के रिलेशन देख लेते हैं। अब ये क्वाड बना क्यों था, इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इंडियन ओशन, दूसरी तरफ आ गया आपका पैसिफिक ओशन, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वाड की रेलिवेंस इंक्रीज हुई। वहां पे जापान बार बार स्टेटमेंट भी देता रहता है ताइवान के ऊपर, चाइना की ताइवान की राइवलरी है। जापान ने एक दिन बोला भी था कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे तो हम भी काउंटर अटैक चाइना के ऊपर करेंगे। अब ये स्टेटमेंट जाती है तो चाइना ने तो भड़कना ही था, ऑब्वियस ही बात है। अब जापान की विजिट हो जाती है टू इंडिया। अब आपको अगर याद हो, ये चाइना प्लस बड़े पहले की बात है, जब चाइना प्लस पॉलिसी चलती है सारी कंट्रीज ऑल्टरनेटिव देखना शुरू करते हैं कि हमें चाइना की जगह पे और कोई पोटेंशियल कंट्री हमारे पास होनी चाहिए। तो इंडिया भी एक पोटेंशियल कंट्री की फॉर्म में निकला, बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी हुई, पर बाद में वो भी धीमी पड़ गई चीज, क्योंकि इंडिया में शायद उतनी वैल्यू नहीं वो आउटकम की फॉर्म में लेके आ सके जितनी उनको चाइना में एडवांटेज मिल रही थी। पर अब इंडिया और जापान ये और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। किन किन सेक्टर्स पे बात हुई है, की आउटकम्स क्या निकल के आई हैं इस विजिट के बाद, वो आपको नोट कर लेनी है। इस बार अब जियो पॉलिटिक्स की तरफ आपने जाना है। जियो पॉलिटिक्स एक मैंने सेगमेंट आपको बता दिया, जैसे क्वाड, और दूसरा जापान की और इंडिया की मीट को आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो। क्वाड धीमा हो गया है, 4 कंट्रीज थी उसमें पहले जो इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब जापान भी एक और ऑल्टरनेटिव देखने की ट्राई कर रहा है, अपनी डाइवर्सिफिकेशन को शो कर रहे हैं। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव निकल के आया, इंडिया। तो अभी जो जापान की पीएम है वो विजिट करती हैं टू इंडिया। डिस्कशन जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं ना थ्रू आउट वर्ल्ड, वो यूक्रेन और रशिया का हो, या फिर आपका गाजा पट्टी और जो गाजा और इसराइल वाला इशू है सारा, यानी कि हमास और इसराइल वाला इशू, उसके बारे में बात हो, या वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हुए उसको लेके हो, जितनी भी पॉलिटिकल मीट्स हुई हैं या इंटरनेशनल विजिट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करी या किसी दूसरे लीडर ने हमारी कंट्री के अंदर करी, उसके ऊपर सभी ने फोकस करा है। तो वो अगर आपने वैसे भी लिखने वो पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सेम चीज यहाँ पे हुई, वेस्ट एशिया क्राइसिस जब हुए, ईरान वाला इशू अलॉन्ग विद इसराइल और यूएस, तो उसके बाद डिसरप्शन बहुत ज्यादा आई सप्लाई में। जब सप्लाई में डिसरप्शन आई, इंडिया काफी इंपैक्ट हुआ, तो इसके ऊपर यहाँ पे भी डिस्कशन हुई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहीं ना कहीं आने वाली टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाला है वो है क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन। इंडिया भी डाइवर्सिफिकेशन क्यों देख रहा है, क्योंकि हमारे पास ये मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। क्रिटिकल मिनरल एक बार फिर से डेफिनेशन बता देती हूँ, सिंस काफी स्टूडेंट्स नए भी हैं। ऐसे मिनरल्स होंगे ये जो हमारे पास होते नहीं है पर हमें चाहिए भी है, मतलब इंपॉर्टेंस है इनकी आज के टाइम पे। आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है, आपको लिथियम चाहिए, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपके पास एक तो है नहीं, आपको चाहिए भी, आपको खरीदने पड़ेंगे, पर जो बेचने वाला है वो शायद कभी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल लगा ले, रिस्क बन जाता है। तो इसी वजह से इस मिनरल को क्या बोल दिया,
क्रिटिकल है कि अगर सप्लाई नहीं हुई तो बस लग गई श्रीलंका, तो वो वाला इश्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन मिनरल्स को क्या बोल दिया जाता है, क्रिटिकल मिनरल्स। डन। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, इसकी सप्लाई चेन के भी ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं। अब जब भी ना कभी जापान ने चाइना को क्रिटिसाइज करने की ट्राई करी, तो चाइना के पास ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर नहीं होते, ये काफी अबंडेंस में होते हैं, पर एक ही कंपाउंड के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इस वजह से इनको बोल देते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। अब चाइना क्या करता है, जितनी बार भी जापान को इन्होंने डाउन करना होता है, मतलब अगर ये देख लें कि ग्रो कर रहे हैं, सुनामी भी नहीं हुई, अर्थक्वेक भी नहीं हुआ, ये ग्रो करे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे चाइना क्या करता है, सप्लाई के ऊपर कंट्रोल कर लेता है कि इनको देने ही नहीं है मिनरल, बना के दिखाओ आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आप अपग्रेड करके दिखाओ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अभी फुकुशिमा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जापान का, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था एक टाइम पे जब अर्थक्वेक और उसकी वजह से सुनामी ट्रिगर हुई थी, और ये मेल्ट कर जाती हैं इसकी रॉड्स, और डैमेज कर गया था वो, काफी डिवास्टेशन हुई थी। इसको दोबारा से रिवाइव करने की बात भी करी है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया और जापान के रिलेशन में एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देख लेते हैं आउटकम्स। लग गया ना एक बेस सा पता लग गया इंडिया और जापान कैसे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहा है रादर देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, पर मेन फोकस अब स्ट्रेटेजिक ज्यादा हो गया। मतलब हमें भी एक अलग डाइवर्सिफाइड पार्टनर चाहिए, जापान को भी एक और पार्टनर चाहिए कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना शो करनी पड़े। पर एट द एंड हम इसको पढ़ तो लेंगे पॉजिटिव नोट पे, पर डिपेंडेंसी दोनों की ही रहेगी चाइना के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे जितनी प्रोसेसिंग चाइना कर रहा है उतनी कोई भी कंट्री नहीं कर रही। यूएस चाइना की तरफ आ रही है, किसी रीजन की वजह से आ रही है, उनको भी प्रोसेसिंग ही करवानी है अपने मिनरल्स की। हमारे साथ वेपन की तरह मिनरल्स को चाइना यूज ना करे, तो यूएस का कहीं ना कहीं G2 के ऊपर ज्यादा स्टांस हो रखा है। G2 यानी कि ग्रुप ऑफ 2, और इसमें है यूएस और चाइना। चलिए जी, अब देख लेते हैं की पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन। तो नंबर 1 इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ना ज्वाइंट डिक्लेरेशन लिखा होगा, कहीं जगह पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने पूछा कि अफ्रीकन यूनियन में भी चाइना ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। प्रोसेसिंग प्लांट जो होता है ना, ये हमेशा अपनी मेन लैंड में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कल को ऐसा ना वहां पे प्रोटेस्ट हुआ और वो डिमांड करने लग जाएंगे इसको हम ऑपरेट करेंगे, तो चाइना पहले छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है अफ्रीकन यूनियन में भी, पर जो मेन रहता है वो उनके अपने मेन लैंड पे है। हाँ, यस कर रहे हैं डेफिनेट, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं अफ्रीकन यूनियन के साथ। नहीं, वो तो देखो मिनरल जहां पे अवेलेबल होगा एक्सट्रैक्शन तो वहीं से होगी, पर प्रोसेसिंग के लिए भी तो यूनिट होनी चाहिए। उतने ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसे बोले आपकी फुल ऑफ, मतलब एक ढेर पे बैठा हुआ है मिनरल पे, जैसे यूक्रेन बैठा हुआ है, पूरी कंट्री में मिनरल ही मिनरल अवेलेबल है, वैसे चाइना के पास नहीं है। एक तरह से ये तभी तो बोलते हैं वेपनाइज्ड, वेपन वो तभी यूज करा जाता है चाइना की ये जो मिनरल पॉलिसी है। पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा लगा दिया है कि बाकी कंट्रीज, अब देखो पॉल्यूशन भी होता है, बाकियों को वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखने हैं, तो सारे देखते हैं कि इन्होंने लगा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट, तो चलिए चाइना की तरफ। इवन यूएस भी तो सेम ही चीज करता है, सी बेड से खुद एक्सट्रैक्शन कर लेता है मिनरल्स की, बाद में चाइना में सप्लाई करवा देता है कि प्रोसेस करके दे देना हमको। फिर वो चॉइस चाइना की है कि उन्होंने प्रोसेसिंग करके देना है या नहीं देना है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कई जगह पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन लिखा होगा, कई जगह पे हो सकता है न्यूज़पेपर में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा हो। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात होती है, अभी बाइंडिंग नहीं होती है चीजें, पर ऑफिशियली साइन कर दी हुई है कि हाँ हम इनको करेंगे, इन एरियाज के ऊपर कोऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो फोकस एरिया वही आता है, सेमीकंडक्टर। बिना सेमीकंडक्टर के आप किसी भी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आज के टाइम पे नहीं देख सकते। आप नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स की बात करते हो, सेमीकंडक्टर आपको चाहिए। देन उसके बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी, एक सबसे इमर्जिंग जो और सबसे नए स्टेज पे जो चल रही है अभी फील्ड, दैट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसके बिना भी फ्यूचर नहीं है। एडवांस मटेरियल, मेटा मटेरियल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। कुछ एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली उतनी टेंडेंसी उनकी होती नहीं है, आपको वो बनाने पड़ते हैं। कोई आप चाहिए, आपको ऐसा कंपाउंड चाहिए कि छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो पर उसमें हीट टॉलरेंस हो, तो वो बनाने पड़ेंगे आपको केमिस्ट्री को स्टडी करके, फिजिक्स को स्टडी करके। तो एडवांस मटेरियल, क्रिटिकल मिनरल, ये मैंने आपको बता दिया। सप्लाई चेन रेजिलियंस, एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मिनरल्स की सप्लाई के लिए, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन इस टाइम पे वल्नरेबल हो रखी है, उस चीज को कहीं ना कहीं रिड्यूस करा जाए। वेस्ट एशिया में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाइना उतना इंपैक्ट नहीं हुआ है जितना इंडिया सफर कर गया है, ठीक है। चाइना ने क्यों नहीं अफेक्ट हुआ? क्योंकि वो पहले टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर चुके थे, ऑयल के ऊपर उतनी डिपेंडेंसी रखी नहीं हुई थी। चाहिए उनको भी था, ईरान के शिप और टैंकर जा रहे थे उस तरफ, पर उतनी डिपेंडेंसी नहीं थी जितनी इंडिया की है। इंडिया की 88% डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल, LNG, सारी चीजों को अगर मैं जोड़ के देख लूं, 88% क्रूड ऑयल के लिए,
एंड 50% या 55% के आसपास गैसेस के लिए, वो नेचुरल गैस आ सकती है, जो भी उसके वेरिएंट है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्टर दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। यहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हुआ ऑन एनर्जी रेजिलियंस, बायलेटरल डायलॉग कंडक्ट करा गया इंडिया के पेट्रोलियम स्टॉक पाइलिंग सिस्टम के ऊपर। इंडिया का पेट्रोलियम स्टॉक पाइलिंग सिस्टम, नाउ स्टॉक पाइलिंग नाम से पता लग रहा है आपने कितना स्टोर करके रखा हुआ है, कि अगर आपके पास पेट्रोल ये सारी चीजें आए ना तो आप कितने दिन के लिए स्टे कर पाओगे, जो कि हमारे पास कुछ हफ्तों का ही है। इसके बारे में लास्ट में हम कवर करेंगे कि कहां कहां पे है, लोकेशन आपको थोड़ी सी देखनी है। इसके बाद 1000 बायोगैस के जो प्लांट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने की बात करी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स ये भी एस्टेब्लिश करे जाएंगे इंडिया में, तो कोऑपरेशन यहाँ पे जापान की रहेगी। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी, इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस किया। ग्रीन हाइड्रोजन भी आने वाला टाइम है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स होगा और आपके पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगी दैट इज हाइड्रोजन गैस। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कर दी जाती है, वाटर ब्रेक डाउन कर जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट निकलते हैं। ग्रीन का मतलब सस्टेनेबल है नेचर में, ग्रीन कलर की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलती ग्रे हाइड्रोजन, फिर क्या बोलते आप, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल रिन्यूएबल नहीं लेते, यहाँ पे आपने कोल उठा लिया जो कि पॉल्यूटिंग है नेचर में, तो कोल आपने लिया, साथ में जो एमिशन होगा हाइड्रोजन का, पर साथ में और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो पॉल्यूशन कॉज कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन डाल रही है। तो ये जो कलर डाला जाता है किसी भी गैस का, वो उसके रॉ मटेरियल को इंडिकेट करते हैं कि किस सोर्स से आपने उसको बनाया हुआ है। सेम इकोनॉमी के भी कलर्स होते हैं, तो डिपेंड करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी किस चीज से रिलेटेड है, ये आपके एवीजीसीज के साथ रिलेटेड है, एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स, ये सारा आज के टाइम पे चल रहा है, तो उससे डील करती है आपकी ऑरेंज इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आज के टाइम पे सारी जगह पे इंटीग्रेटेड है। आज ना इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर सेक्शन पे एक आर्टिकल आ रखा है, बड़ा बेसिक सा है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के टाइम पे वॉर में भी यूज करा जा रहा है। उसमें क्लाउडे का भी एग्जाम्पल दिया कि जब वेनेजुएला से मदुरो को उठाया यूएस वालों ने, तो उस टाइम पे एआई वर्जन जो क्लाउडे एआई है उसका यूज करा था उन्होंने, टेक्नोलॉजी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वॉरफेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन हो रखा है। वो आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेन मतलब इजी है, वो उसमें कुछ भी नहीं है, वही बताया है कि एआई कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। तो आज के टाइम पे आप देख रहे हो लगभग हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अगर वो एक भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो बता देना है, मैं उसको करवा दूंगी। उसका ना एक राइट कॉर्नर देखना, वहां पे कुछ मेजर्स बताए हुए हैं, सजेशन बताए हैं कि इंडिया कैसे एआई को और रैपिडली इंटीग्रेट कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजीज में, जो फर्दर जो भी चीजें डिफेंस के अंदर बन रही हैं, क्योंकि वॉरफेयर के अंदर आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। तो इंडिया और जापान ने भी ज्वाइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट करा ऑन एआई। एआई की रिसर्च, इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई का यूज रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल मैंने आपको बता ही दिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी अगर आपने डेवलप करनी है तो उनके लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए होती है इन क्रिटिकल मिनरल्स की। अगर यही इंटरप्ट हो जाए तो आपकी ये वाली डेवलपमेंट सारी पॉज हो जाती है। बिना मिनरल्स के आप इनको नहीं बना सकते। तभी तो बोला जाता है कि बिना पॉल्यूशन क्रिएट करे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? मिनरल जब आप निकालोगे पॉल्यूशन होगा वहां पे, और जब उससे सोर्स बनाओगे तब भी पॉल्यूशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी। एंड जब आउटपुट निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल होगी। तो बिना माइनिंग के आप रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस नहीं डेवलप कर पाते। डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक रीजन आ गया, प्लस यहाँ पे इंडिया और जापान की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की भी बात करी गई है। 2+2 डायलॉग जब भी आए तो यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज दोनों की इन्वॉल्व होंगी। एक आ जाएगी आपकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, एक आएगी डिफेंस मिनिस्ट्री। इंडिया की भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और जापान की भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ जापान। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इनको बोल दिया जाता है। फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, मतलब यहाँ पे ट्रेड सारे कर रहे हैं आज के टाइम पे, फ्री होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड होना चाहिए। यूएन क्लॉज के नियम आ जाते हैं यहाँ पे, जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है समंदर के लिए कि कैसे आप उन एरियाज को, रूट्स को यूटिलाइज करोगे, और सी बेड से कोई माइनिंग करनी है कैसे करोगे, तो उसकी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यूएन क्लॉज यहाँ पे एक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सीज, तो ये वाला आ जाता है आपका यूएन
क्लॉज। तो ये जापान और इंडिया दोनों का ही मानना है कि रूल बेस्ड यूटिलिटी होनी चाहिए, कि जो रूल बोलता है वैसे ही इन एरियाज को फॉलो किया जाए। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, नेवल एक्सरसाइजेस और ज्यादा कंडक्ट करेंगे ताकि कोऑपरेशन हो सके दोनों कंट्रीज में। देन इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, जापान ने अप्रिशिएट करा महासागर को। महासागर की जब भी आप बात करते हो तो इंडिया के जितना भी वाटर बॉडीज के आसपास छोटे छोटे आइलैंड नेशन हैं, कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करना। वो डिफेंस एक्सरसाइजेस के थ्रू कोई नेवल शिप दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर दी, तो वहां पे ये महासागर अप्रोच चली हुई है। म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन इनिशिएटिव। बाकी एक ये फॉइप है, फॉइप वही फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव वही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, सॉवरेंटी की प्रोटेक्शन करनी है। सॉवरेंटी वही आ गया कि कोई दूसरी कंट्री हमारे इंटरनल डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेगी। रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होना चाहिए, जो रूल कहते हैं उसी हिसाब से मैरीटाइम रीजन के अंदर ट्रेड हो, उसी हिसाब से फिशिंग हो, जो भी एक्टिविटीज मैरीटाइम रीजन के अंदर चल रही है रूल बेस्ड होना चाहिए। तो मेजर डॉक्यूमेंट जो अडॉप्ट करे गए हैं ओवरऑल 3 है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर, ज्वाइंट स्टेटमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ज्वाइंट स्टेटमेंट एनर्जी रेजिलियंस के ऊपर। और ये डिक्लेरेशन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, ज्यादा बड़ा कोई वाइड डिफरेंस नहीं है, टर्म्स का डिफरेंस है, जस्ट कभी कोई सी यूज हो जाती है, लीगली बाइंडिंग नहीं होते। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल दिया तो मतलब अब कर दिया सिग्नेचर दोनों ने, अब रेडी है ये कोऑपरेट करने के लिए भी और प्रेगमेटिकली उसको अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या क्या दी, अब जब कोई मिलता है आपस में तो कुछ ना कुछ तारीफ तो करनी होती है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ये शेयर्ड सिक्योरिटी है। नंबर 2 एनर्जी ट्रांजिशन, ये शेयर्ड अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट को इन्होंने शो करा। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान क्या कहती हैं, एक तो उन्होंने ब्रदर सिस्टर वाला भी था चला हुआ, ठीक है, वो काम का नहीं है अपने, तो मैंने नहीं बोला, मुझे पता है आप चाह रहे थे कुछ लोग की बोल देते, एक बार ब्रदर सिस्टर वाली स्टेटमेंट भी बोली, तो ऑब्वियस सी बात मोदी जी भैया हो गए, दीदी हो गए यहाँ पे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर दैट इज तकाइशी। इकोनॉमिक वेपनाइजेशन आजकल बहुत करी जाती है, वही मिनरल्स का एग्जांपल आप दे सकते हो, वेपन की तरह यूज करा जाएगा, सप्लाई कंट्रोल कर लिया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बची। नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस, ये एक होती है मार्केट प्रैक्टिसेस, एक होती है नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस। हाँ यस, ग्रे जोन एक्टिविटीज को आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट कंपनीज इनमें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा, शुगर केन का बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। शुगर केन हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन से शुगर बन रही है, सेम ब्राजील भी कर रहा है, सेम ग्वाटेमाला भी कर रहा है। अब हुआ क्या, इंडिया में गवर्नमेंट ने ज्यादा एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, सब्सिडी अपने फार्मर को देना शुरू कर दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा गन्ना उगाओ और शुगर बनाओ, शुगर एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा आएगा। तो बाकी उन्होंने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट क्या कर दी कि ये ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, जो मार्क वैल्यू है उसके भी बियॉन्ड। सेम कंपनीज भी करती हैं कि हम ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, बाकी किसी को बनाने नहीं देंगे। एक डंपिंग होती है, डंपिंग चाइना ने क्या किया, बड़ा सारा स्टील बना दिया और सारा फेंक दिया इंडिया में लाके। इंडिया में अगर वो 60 रुपए का बिक रहा था पर किलो एग्जाम्पल, तो चाइना ने बोला कि हम 20 रुपए में बेच देंगे। तो अब ऑब्वियस बात है, पहली प्रेफरेंस कौन होगी, चाइना, सारे चाइना से परचेज करना ट्राई करेंगे। तो ये इन सारी प्रैक्टिसेस को क्या बोला जाता है, नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस, जहां पे आप रूल्स रेगुलेशन इन सभी चीजों का वायलेशन करते हो। तो डंपिंग भी आ सकता है इसमें, कंपनीज आ गई जो अपनी मोनोपोली जनरेट करना चाहती है कि बस मैं ही और कोई नहीं इसको मैन्युफैक्चर करेगा, ये सारी किसमें काउंट होती है, नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस में। जो ब्लैक मार्केट है वो इसका लास्ट सेगमेंट आएगा जाके। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी कई बार नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं, तो उनको भी रोकना है, उसकी भी बात करी। एंड क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंसी, बोला कि एक तो सबके पास क्रिटिकल मिनरल, यस यूक्रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूएस है। कोई भी अभी तक पॉज न्यूज के ऊपर लगा पाए? आपको क्या लगता है ये सिर्फ लड़ रहे हैं एक दूसरे की सॉवरेंटी के लिए? नहीं, यहाँ पे यूक्रेन के मिनरल्स ही हैं। अब अगर रशिया के हाथ में चली जाती है डील, वो उन मिनरल्स का यूज करेंगे। अगर यूएस के हाथ में, यानी कि यूक्रेन को बोल दिया जाता है बन जाओ आप नेटो का मेंबर, तो यूएस के हाथ में चली जाएगी। खाने तो सभी ने क्या है वहां पे बैठ के, मिनरल्स ही खाने हैं। ग्रीनलैंड का इशू आपने देखा, मैरीटाइम रीजन तो था, प्लस आपने क्या देखा, कोस्टल एरियाज पे बड़े सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, खाने सभी को ही मिनरल्स है, मतलब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मिनरल। तो मिनरल के पीछे एक प्रॉपर रेस लगी हुई है, तो उनके ऊपर एम्फेसाइज करा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके डायरी पे या नोटबुक पे होने चाहिए वो ये सारे थे जो इंडिया और जापान के रिलेशन में निकल के आए ओवरऑल। बाकी ये प्रीलिम्स के फैक्ट थोड़े से देख लेना। महासागर आप इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो, तो वहां पे देखना इनको। बाकी तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम स्टॉक्स इन इंडिया।
जो शुरू में बोला था कि इंडिया की जो स्टॉक पाइलिंग है पेट्रोलियम की, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अपने पास स्टॉक ही नहीं था, फिर कभी प्राइसेस बढ़ने लगे, ऊपर से करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई। और इन एग्जाम्पल को जब आप देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ज्यादा रिजर्व नहीं अपने पास। और स्टॉक पाइल क्या होता है? स्टॉक इकट्ठा कर लेना। जैसे आपको पता लग गया लॉकडाउन लगने वाला है, सारे पहुंच गए मार्ट में कि फटाफट से उठा लो जो भी मिल रहा है, बोरियों की बोरियां भरनी शुरू कर दी, स्टॉक इकट्ठा करना। तो यहाँ पे ये पेट्रोलियम स्टॉक्स की बात हुई है। तो दो तरह के हैं। नंबर वन इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। नाउ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एक तरह से इमरजेंसी के टाइम पे इनको यूज करा जाएगा। E100 पे भी आ रही है। E100 तो अब बोल ही दिया इन्होंने लाने को, बट स्टिल अभी प्रॉब्लम्स भी बड़ी सारी इमर्ज कर रही हैं। आपने देखा हो कई लोगों ने नई नई गाड़ियां ली, बड़े सारे डिफंक्ट प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं, कंपनी वालों ने क्लेम लेने से मना कर दिया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटरीच पब्लिक की तरफ से भी आएगा जो अभी नहीं परचेजिंग कर रहे हैं। तो E100 के साथ तो नहीं इसको अभी जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल डीजल वगैरह के ऊपर वो अभी भी है। तो स्टॉक पाइल तो अपने को रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है E100 को इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया पूरी तरह से, पर कुछ ऐसी दिक्कतें आई गाड़ियों के अंदर कि ये रोकना पड़ गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। एक टाइम पे तो ये भी बोला था गडकरी जी ने कि अगर इथेनॉल को आप अडॉप्ट कर लेते हो तो पेट्रोल के प्राइसेस ड्रॉप होंगे लोगों को। अब देखो यहाँ पे वॉलंटरी कंपल्शन डाल दी है। वॉलंटरी कंपल्शन का मतलब रखा ही नहीं वहां पे। फ्यूल के लिए आप जाओगे तो पेट्रोल है ही नहीं अब कई जगह पे। बहुत कम जगह बची हुई है जहां पे दोनों ऑल्टरनेटिव आपको मिलेंगे। मैक्सिमम जगहों के ऊपर E25 E20, अब थोड़े टाइम में आप E50 E100 ये सारा सुनोगे कि इन्हीं को रखा हुआ है। वॉलंटरी कंपल्शन, ऑप्शन भी नहीं रखी, कंपल्शन भी डाल दिया, मतलब आपको डलवाना ही पड़ेगा वो फ्यूल। चलो ये सेपरेट टॉपिक है, इस पे बाद में आती हूँ। अब सबसे पहले पेट्रोलियम स्टॉक्स इन इंडिया। एक तो आगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब है जब इमरजेंसी आएगी तो उस टाइम पे ये वाले रिजर्व आपको चाहिए होंगे। ज्यादा बड़े रिजर्व नहीं है। इसकी जो कैपेसिटी आपको दिखेगी दैट इज अराउंड 5.33 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता इतना ही चल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब इसको कौन मेंटेन करता है? तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है वही, मतलब मिनिस्ट्री वगैरह याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फेज 1 लोकेशन है, फेज 2 लोकेशन है। फेज 1 लोकेशन बन चुकी है, फेज 2 अंडर डेवलपमेंट है। फेज 1 लोकेशन की बात करें, 3 लोकेशन आएंगी मेनली, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु और पडूर रीजन, ये आगे कर्नाटका के। इनकी टोटल कैपेसिटी देखोगे तो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की है। और फेज 2 लोकेशन अगर देखोगे तो एक तो आगे चंदीखोल, ये ओडिशा का है, एंड पडूर रीजन, ये अगेन कर्नाटका का है। यहाँ पे एक्सपांशन की प्रैक्टिसेस अभी चल रही हैं कि उसको और एक्सपांड करना है, स्टॉक पाइलिंग की जो कैपेबिलिटी है और इंक्रीज हो सके। अब आते हैं कमर्शियल स्टॉक के ऊपर। कमर्शियल स्टॉक नाम से पता लग रहा है पैसे के लिए इसको बेचा जाएगा, ये कोई इमरजेंसी के लिए नहीं रखा है, ये डे टू डे लाइफ में आप जो यूज कर रहे हो, जो आप डेली जाते हो फ्यूलिंग करवाते हो। कमर्शियल स्टॉक इसको कंपनीज ऑपरेट करती हैं। एग्जांपल देख लो यहाँ पे 2-3, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो डे टू डे फ्यूल सप्लाई जो होती है वो इसके थ्रू यूज करी जाती है। इसकी कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही होगी। देखा होगा आपने फ्यूल स्टेशन के ऊपर गाड़ी आ रही होती है बार बार, वहां पे फ्यूल डाला जाता है और एक नीचे बकेट भी लगी होती है छोटी सी। वो बकेट क्यों लगाई जाती है? जब टैंक खाली होता है तो एक बकेट लटका देते हैं नीचे उसके पाइप के, क्या रीजन होता है? ठीक है, ये कमर्शियल स्टॉक। अब आपने जैसे बोला इथेनॉल के लिए E100 ही बोल दिया। अब तो वैसे इथेनॉल को हम रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स देख रहे हैं, पर उसको बनाने के लिए कैसी प्रैक्टिस होती है, क्या वो पॉल्यूटिंग नहीं है, वहां पे क्वेश्चन मार्क उठता है। वो भी पॉल्यूटिंग है डेफिनेटली, पानी का इतना ज्यादा यूसेज हो रहा है। कल एक टर्म पढ़ी थी आपने, दैट इज इंपोर्ट ऑफ वर्चुअल वाटर ट्रेड, मतलब सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, वर्चुअल ट्रेड हो रहा है वाटर का। मतलब राइस जब आप बाहर भेज रहे हो तो इनडायरेक्टली आप पानी भी भेज रहे हो, क्योंकि उसको बनाते टाइम कल्टीवेट करते हुए बहुत सारा पानी लगा हुआ था। तो वर्चुअल वाटर ट्रेड का आपने एग्जाम्पल पढ़ा था और इंडिया उसमें लीड कर रहा है। इथेनॉल का एग्जाम्पल ले लो, E100 बोला गया कि अब E100 तक हम आने वाले हैं, और वॉलंटरी कंपल्शन भी ऐड कर दी गई है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं रखेंगे तो आपको वो यूज ही करना पड़ेगा। ब्राजील का मॉडल भी यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई करा गया कि ब्राजील ने क्या कर रखा है, दोनों ऑप्शन रखी हैं कि जिनके पुराने वाले व्हीकल्स हैं या जो पेट्रोल बेस्ड हैं वो दूसरे फ्यूल स्टेशन के ऊपर जाएं, और जिन्होंने इथेनॉल को ब्लेंड करके अपना नया वाला जो व्हीकल है उनको आप इथेनॉल ब्लेंड वाले में भी यूज कर सकते हैं। पर वहां पे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब है वो टॉलरेंट है उस इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। इंडिया में भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का कॉन्सेप्ट नहीं आया। अभी यहाँ पे पेट्रोल गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां हैं, हाइब्रिड आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लस जो भी उसमें फ्यूल डलता है, तो वो वाली ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दी गई है। पर दिक्कत कहाँ पे आई? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नहीं है।
वो टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड नहीं हुई है। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, नई नई गाड़ी लेके आए शोरूम से, 10 दिन के ही बाद जो इंजन था वो कर गया डिफंक्ट। क्यों? क्योंकि वो बना था पेट्रोल के लिए और उसमें डला इथेनॉल ब्लेंडेड, मतलब E25 उसने ऐड करवाया, इंजन डिफंक्ट कर गया। कंपनी ने क्लेम करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हमारी गलती नहीं है, हमारा तो इंजन बना इस टाइप का था, कस्टमर को हमने पहले बताया था कि इसी टाइप का बना हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रही है कंपनीज, तो लोगों में ऑब्वियस ही बात है आउटरेज ये कहीं ना कहीं एड ऑन करेगा ही करेगा। हाँ ठीक है, देखो जब भी आप ना स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो तो कंज्यूमर उससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि सफर करेगा। एकदम से इंप्लीमेंट करोगे, ऑब्वियस ही बात है किसी किसी का व्हीकल अगर 5 साल पुराना होएगा, इंजन के ऊपर एकदम से अगर फर्क पड़ रहा है, दिक्कतें आएंगी। अभी सर्दियों में सुनना आप, सर्दियों में असली दिक्कतें आती हैं क्योंकि इथेनॉल के अंदर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है कंपेयर टू द पेट्रोल वो डिफरेंट है, मतलब उतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा जैसा पेट्रोल का रहता है। स्टार्ट करते हुए भी दिक्कत आ सकती है। बेशक स्टेबलाइजर वगैरह ऐड करे जाते हैं जब वो ब्लेंड करा जाता है, पर इंप्योरिटीज के केसेस भी आते हैं, वो महंगा भी तो पड़ेगा। तो उस कई बार कंपनीज कर देती हैं ऐसे केसेस भी। जब आप स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करते हो, 10 साल 5 साल का गैप लेके चलते हो, आप कंज्यूमर को ऑप्शन दे देते हो कि देख लो आने वाले टाइम में यही चीज इंप्लीमेंट होने जा रही है, तो बेटर है आप अपना अगर नया व्हीकल खरीदने वाले हो तो चॉइस आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए जैसा फ्यूल आपकी कंट्री में अवेलेबल होगा। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी स्विच करने लगे लोग। क्यों? क्योंकि कई जगह पे पावर स्टेशन फुल्ली एस्टेब्लिश है। अगर आप जाते हो सिटीज में फुली एस्टेब्लिश है, वहीं पे कुछ है, यहाँ पे आसपास के एरिया में आप देखोगे लगाए तो थे पावर स्टेशन, पर आज उनकी तारें भी गायब हो चुकी हैं। लिथियम है, पता है सबको कि महंगा बिकता है, तो तोड़ फोड़ कर दी क्योंकि निगरानी किसी ने रखी नहीं, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक थी चीज। तो मतलब आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हो तो कंज्यूमर सबसे कम इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ब्राजील का मॉडल है, वो सक्सेसफुल रहा है, इसलिए ब्राजील का एग्जाम्पल बार बार लिया जा रहा है। इंडिया में वॉलंटरी कंपल्शन वाला जब ये कॉन्सेप्ट चलता है ना कि आप ऑप्शन ही नहीं रखते, ऑप्शन ही नहीं रखते, तो दिक्कतें सबसे ज्यादा फेस ही कौन कर रहा होता है? कंज्यूमर, जिसको आप फिर मिडिल क्लास भी बोलते हो। तो ये चीज तो होती है, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सारा डिपेंड करता है। चाइना की तो देखो डेरोगेटरी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब किसी और कंट्री की तरफ रुझाव जाएगा जापान का, जो कि उसको क्रिटिसाइज करता है, तो डेरोगेटरी रहेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट देख लेना, आप फॉलो कर लेना। अगर कोई नया अपडेट आता है उससे रिलेटेड तो कर लेंगे। चलो जी, ये आर्टिकल डन, ये इंपॉर्टेंट था